अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये आप लोगों को सुबह मैंने पेपर सेंड किया था। आप तमाम लोगों ने, उम्मीद है, इसको तैयार कर लिया होगा। ऐसे ही है। जिस जिसने इसको तैयार कर लिया, प्लीज रेज योर हैंड। उसके बाद फिर मैं आप लोगों का टेस्ट शुरू करूँ उस पेपर से रिलेटेड। जी इकरा, आप मुझे बच्चे क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दें, मैं इसको आपको गाइड कर दूंगा। हाँ जी, मैं आपको लिख दूंगा, उसका प्रपोजल लिख दूंगा। आप मुझे जो है वो मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप लोगों ने विद इन 5 सेकेंड इसका जवाब देना है। ज्यादा लंबे चक्रों में नहीं जाना। तो पहला सवाल है, amazon फाउंडेड इन विच ईयर? तो amazon बेटा 1994 में जो है वो इसे फाउंड किया गया था। इसका उस वक्त नेम क्या था? 1994 में amazon का नाम क्या था? मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं टेस्ट दूसरे तरीके से लूंगा। आप लोग बताएं, इसका नाम क्या था 1994 में? 5 सेकंड गुजर चुके हैं। इसका नाम था कडेब्रा। 1994 में इसका नाम था कडेब्रा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन के अंदर है। जेफ बेजोस इसके फाउंडर है। इसके एग्जेक्टिव चेयरमैन भी जेफ बेजोस हैं। और एंडी जेसी इसके जो है वो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं। दूसरा, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज, जो ट्रिगवी लाए जो है वो पहले यूनाइटेड नेशन के जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे। इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? इनका ताल्लुक था नॉर्वे से, ठीक है। इनका ताल्लुक था नॉर्वे से और ये यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। और ये यूनाइटेड नेशन के पहले ही क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन किया था, ठीक है। और मौजूदा टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस, उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? ओहो, ये एशियन लिखा हुआ है, सॉरी। सॉरी, सवाल को गलत पढ़ गए। फर्स्ट एशियन लिखा हुआ है। एशियन युथांड थे। मैंने एशियन को इग्नोर करके सिर्फ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल पढ़ लिया, तो वो ट्रिगविल आई है। युथांड इसका राइट राइट आंसर है। फर्स्ट एशियन युथांड है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए। बान की मून भी एशियन है। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? वो है सूरह तौबा। कौन सी सूरत है जो कि जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है? वो कौन सी सूरत है? सूरह नमल के अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है। सूरह नमल के अंदर 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। और नमल के लघवी मायने क्या होते हैं? नमल के लघवी मायने होते हैं चींटी, ठीक है। उसके बाद, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पहला एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये बताएं, लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है जिसका एटॉमिक नंबर 118 है? वो एलिमेंट कौन सा है? बस इतनी तैयारी करके आए थे? ओगेनिसन, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है। ओगेनिसन, जिसका एटॉमिक नंबर है 118, वो लास्ट एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता है? वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप्स, और हॉरिजेंटल रोज को जो है वो बोला जाता है पीरियड्स। तो पीरियड्स की तादाद कितनी है?
पीरियड्स की तादाद है 7 और ग्रुप्स की तादाद कितनी है? 18 ग्रुप्स है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर्स? आर्टिकल 184(3 जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे ये बताएं बेटा कि ये जो 1973 का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 280, 280 आर्टिकल्स हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। मुझे आप जरा ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, आइन का दिन, किस तारीख को मनाया जाता है? बताएं जरा जल्दी से। मैं देखो ना आप लोगों ने कितनी तैयारी की, सुबह से पेपर आपके हवाले किया हुआ है और आप लोगों के ये हालात हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा आप लोगों को। बेटा 10 अप्रैल, 10 अप्रैल दो 10 अप्रैल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद हु रोट द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस? जेन ऑस्टिन ने जो है वो ये नॉवल लिखा था। जेन ऑस्टिन लड़का था या लड़की थी? जेन ऑस्टिन लड़का था या लड़की थी? बस, मुझे पहले पता था, लड़की कह देना है। ओ भाई, लड़की थी, ये लड़की थी, लड़का नहीं थी। बॉय किधर से हो गया? जेन ऑस्टिन लड़की थी और इसका ताल्लुक किस मुल्क से था? इसका ताल्लुक था यूके से, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश नेशनल थी। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, 1024 मेगाबाइट्स। ईडीएम है लाफ इन वंस स्लीव्स। जब आप अपने स्लीव्स में मुंह छुपा के हंसते हैं तो उसका मतलब है आप सीक्रेटली हंस रहे होते हैं, आप छुप छुप के हंस रहे होते हैं। उसके बाद दिसंबर 2022 कौन से कंट्री ने स्पेस फोर्स यूनिट जो है वो साउथ कोरिया में लॉन्च की है? यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च की है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च की। अब मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? वो है नासा। और साउथ कोरिया की एजेंसी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी? साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी का नाम है कासा। ठीक है, कासा जो है साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी। साउथ कोरिया की करेंसी कौन सी है? जल्दी बताएं, साउथ कोरिया की करेंसी कौन सी है? साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन। अच्छा बच्चे ये बताएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन विच ईयर? ये बेटा 1928 में जो है वो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलवाई गई थी। लखनऊ, क्या कहते हैं,
लखनऊ पैक, सॉरी लखनऊ पैक कह रहा हूं, नेहरू रिपोर्ट कौन से साल में पब्लिश की गई थी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और जिन्ना के 14 पॉइंट्स वो कब पब्लिश किए गए थे? जी, 1929 में कायदे आजम के 14 नुकात 1929 में पब्लिश किए गए थे। आगे आ जाए, सीएन टावर कहां पर लोकेटेड है? सीएन टावर कनाडा के अंदर है, टोरंटो में। ठीक है, सीएन टावर कहां पर है? टोरंटो के अंदर। और कनाडा का कैपिटल कौन सा है? कनाडा का कैपिटल है ओटावा। व्हाट इज द नेम ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा, जल्दी से बताएं। जस्टिन ट्रूडो, सबको पता है, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया आप लोगों ने इसका नाम बता के। मुझे ये बताएं कि जस्टिन ट्रूडो, इसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी? हिज पॉलिटिकल पार्टी इज लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। ये प्राइम मिनिस्टर पहली दफा कब बना था? ये प्राइम मिनिस्टर बना था 2015 में पहली दफा। और ये 23rd प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का। उसके बाद आ जाते हैं बैते रिजवान। बैते रिजवान कब हुई थी बेटा? बैते रिजवान 6 हिजरी को हुई थी। 6 हिजरी को एक और मौका भी हुआ था, एक और काम भी हुआ था, वो क्या था? सुलह हुदैबिया हुई थी। सुलह हुदैबिया में जो एग्रीमेंट लिखा था उसमें मुसलमानों की तरफ से किसने उसको जो है वो लिखा था, या मुसलमानों की तरफ से उसके राइटर कौन थे? हजरत अली। और कुफार की तरफ से सुहेल बिन अमर। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, अमर बिन आस नहीं, सुहेल बिन अमर नहीं था, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये शायद सुहेल बिन अमर था इस तरह, शायद। इसको कंफर्म कर लीजिएगा बच्चे आप। बैते रिजवान, इसको प्लेज ऑफ द ट्री भी बोलते हैं। ये किस सहाबी की शहादत का जो है वो बदला लेने के लिए, जिनकी रूमर फैलाई गई थी को शहीद कर दिया गया, तो उनका बदला लेने के लिए की गई थी? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और ये हुदैबिया किस चीज का नाम है? हुदैबिया। चले आगे आ जाए।
हुदैबिया बेटा ये शायद किसी कुएं का नाम है, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद ये किसी वेल का नाम है हुदैबिया। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, हुदैबिया मेरे ख्याल में किसी वेल का नेम है। उसके बाद 1998 के सेंसस में पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन थी या अर्बन सेटलमेंट थी, उसका शेयर कितना था? तो वो है बेटा आपका 32.52%। 32.52% जो है वो इसका आंसर है। सवाल ये नहीं है, सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में पहले डिजिटल सेंसस किस साल जो है वो कंडक्ट किए गए थे। बेटा डिजिटल सेंसस पाकिस्तान के अंदर डिजिटल सेंसस 2023 में किए गए थे। और ये पाकिस्तान के कौन से नंबर के सेंसस थे? ये पाकिस्तान के 7वें सेंसस थे। पाकिस्तान में पहली दफा मर्दमशुमारी कब हुई थी? पाकिस्तान के अंदर पहली दफा मर्दमशुमारी कब हुई थी? पाकिस्तान में पहली दफा मर्दमशुमारी 1951 में हुई थी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स कितने साल के बाद मर्दमशुमारी कराना जरूरी है? 10 साल के बाद मर्दमशुमारी कराना जरूरी होता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। हाउ मैनी डेज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द एब्डोमेन ऑफ द फिश? तो वो 40 डेज तक आप रहे थे, ये तो सबको पता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इनका इलाका कौन सा था, ये किस इलाके से जो है वो बिलोंग करते थे? बेटा इनका इनका जो इलाका है वो है नैनवा। नैनवा, ठीक है। नैनवा इज इन इराक। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मजार को दाइश ने किस साल तबाह किया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो मजार है वो नैनवा प्रोविंस के अंदर ही है, मोसुल के अंदर। वहां पर उनके मजार को उनकी जो कब्र है उसको जो है वो शहीद कर दिया गया था, उनके मजार को शहीद कर दिया गया था। कौन से साल में शहीद किया गया था? 2014 में। 2014 में। इनका लकब क्या था? इनको एक खास लकब से भी पुकारा जाता था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुन्नून कहा जाता था, जुन्नून। मुझे एक बात बताए बेटा, ये जो तरीकाकार मैं आपके टेस्ट लेने का आपके साथ टेस्ट का कर रहा हूं, इज इट फ्रूटफुल? ये आपको सही लग रहा है? किस तरीके से आप लोगों की थोड़ी सी स्क्रूटनी ज्यादा हो जाएगी? फराइजी मूवमेंट, फराइजी मूवमेंट जो है ये बेटा कब स्टार्ट हुई थी? ये सॉरी, हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। कौन से रीजन के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई थी? ये हाजी शरीयतुल्लाह ने जो है वो बंगाल के अंदर स्टार्ट की थी। और ये बेसिकली हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी ये मूवमेंट। 1818 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। अब बेटा मुझे ये बताएं, हाजी शरीयतुल्लाह के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? हाजी शरीयतुल्लाह के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दुद्दू मियां।
इकरा बच्ची, आपने पहले ये पढ़ी हुई है उसमें पाकिस्तान अफेयर्स में? ठीक, हाँ, पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ी होगी आपने। दुद्दू मियाँ जो है वो उनका नाम था। व्हाट वाज हिज रियल नेम? दुद्दू मियाँ का असल नाम क्या था? निकनेम उनका दुद्दू मियाँ था, असल नाम क्या था उनका? ये इकरा आपको तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। मोहसिनुद्दीन अहमद। मोहसिनुद्दीन हजरत वो कह रही है हजरत मोहसिन। खुदा का नाम ले बच्चे, हजरत मोहसिन क्या है? और दुद्दू मियाँ कोई, दुद्दू मियाँ कोई वो नहीं थे कोई। हाँ, इसको भूल जाएं आप। अभी तक आपने याद रखा हुआ था, लेकिन अब इसको भुला दें आप। ठीक है, अगर आपने इसी से याद रखा था तो इसको फिर भूल जाएं। अब कुछ और ट्रिक से याद करें। उसके बाद आगे आ जाता है, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 570 एडी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी वो 570 एडी में हुई। और उस साल को क्या कहा जाता है? उस साल को क्या कहा जाता है बेटा? ईयर ऑफ एलिफेंट या आमुल फील। आमुल फील या ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के आइन का कौन सा आर्टिकल जो है वो, हाँ जी, अबरहा ने जब अटैक किया था, पाकिस्तान के आइन का वो कौन सा आर्टिकल है जो जक़ात को डील करता है? वो है आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल 31 जो है डील करता है किसको? जक़ात को। अब मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद के अंदर जक़ात के कितने मसारिफ जो है वो बयान किए गए हैं? जक़ात के कितने मसारिफ बयान किए गए? जक़ात के 8 मसारिफ बयान किए गए, ठीक है। जक़ात के 8 मसारिफ। सूरह तौबा की कौन सी आयत में जो है वो इनका इनका जिक्र किया गया है? सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर हवाला दिया गया है। आयत नंबर 60 के अंदर हवाला दिया गया है किसका, या जिक्र किया गया है किसका? आपके जक़ात के मसारिफ का या हेड्स ऑफ जक़ात का। उसके बाद जरा मुझे आगे बताएं, इम्पर्टिनेंट इसका एंटोनिम क्या है? इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम क्या है? इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम है बेटा नोबल। ये तो सबको ही पता था। इसका सिनोनिम बताएं। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है बेटा, यहां पे तो नहीं लिखा हुआ, वैसे आप इसको कह सकते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो है रूड। इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, विकेट कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका लफ्जी मतलब होता है ऐसा बंदा जिसके अंदर गैरत की कमी हो, जो ब्रेजन हो। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रपोजिशन। अच्छा, इसको आप करते रहिएगा। मैं अगले पे मूव करता हूं जो जनरल नॉलेज है। डिगो गार्सिया इज डैश मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। डिगो गार्सिया जो है वो, ये मिलिट्री बेस है किस मुल्क की इंडियन ओशन में?
ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की बेस है बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री बेस है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है यूके की, लेकिन 2024 में यूके ने इसकी सोवरेनिटी मॉरिशियस को दे दी है, ठीक है। मॉरिशस को जो है वो दे दी है इसकी। और बेस, लेकिन ये अमेरिका को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया। 2024 में सोवरेनिटी यूके से ट्रांसफर होगी किसके पास? मॉरिशस के पास। और इसके जो लीज पे दे दी है अमेरिका को मजीद 99 ईयर्स के लिए। तो बेसिकली अमेरिका ने इस बेस का मकसद क्या है बनाने का? बस ठीक है, टू काउंटर चाइना एंड रशिया, बस सही आगे आ जाए। उसके बाद आगे आ जाता है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन ईयर 1946। 1946 में ये कैबिनेट मिशन जो है वो हिंदुस्तान आया था। इस कैबिनेट मिशन के अंदर क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। जब ये कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में आया था उस वक्त वायसराय ऑफ हिंदुस्तान कौन थे? लॉर्ड वेबल जो है, लॉर्ड वेबल जो है वो वायसराय थे हिंदुस्तान के। और इनको पेनल्टीमेट वायसराय भी कहा जाता है हिंदुस्तान का। और जब क्रिप्स मिशन आया था उस वक्त हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे? उस वक्त थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो, जो हिंदुस्तान की तारीख के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले वायसराय हैं। इन्होंने तकरीबन 7 साल जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जो है वो हुकूमत की। तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के थे। तो 1942 में ये जो है वो वायसराय आपके बने थे, तो वो मौजूद थे वायसराय। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, जब ये कैबिनेट मिशन आया था, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था? उनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो है वो उस वक्त के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। और क्लेमेंट एटली का ताल्लुक जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से था? इनका ताल्लुक था बेटा लेबर पार्टी से। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आजाद हुए थे तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन से थे? तब भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? तो वो आपकी है बेटा .docx। docx जो है वो एक्सटेंशन है किसकी? आपकी MS वर्ड की फाइल की। उसके बाद आ जाता है बलूचिस्तान प्लेट्यू लाइज इन, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान कहां पर जो है वो पाया जाता है? शाबाश, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है कोहे कीर्थर और कोहे सुलेमान की ईस्ट में। यहां पर बच्चे एक पहाड़ लिखा हुआ है कोहे कीर्थर। कोहे कीर्थर कौन से पहाड़ी सिलसिले, कौन से सूबों के दरमियान बॉर्डर बनाता है? कीर्थर माउंटेन रेंज कौन से दो सूबों के दरमियान बॉर्डर बनाती है? कीर्थर माउंटेन रेंज है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान बॉर्डर बनाती है। ये जो सुलेमान रेंज लिखी हुई है इसका सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है?
कोहे सुलेमान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? शाबाश। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है तख्ते सुलेमान। और तख्ते सुलेमान जो है ये कहां पर है? कौन से शहर के पास जो है वो ये पाया जाता है तख्ते सुलेमान? तख्ते सुलेमान जो है वो डेरा इस्माइल खान के पास जो है वो पाया जाता है। और डेरा इस्माइल खान से ही ये जो आपकी है पीटीएम, पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट 2014 में जो है वो 8 लोगों ने वहां से उसको लॉन्च किया था। कायदे आजम ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? तो 1906 में कायदे आजम ने जो है वो इसको ज्वाइन किया था। छोड़ा कब था कायदे आजम ने इसको, रिजाइन कब किया था यहां से कांग्रेस से? कायदे आजम ने 1920 में जो है वो कांग्रेस को छोड़ा था ड्यू टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से कायदे आजम ने इसको छोड़ा था। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को 1913 में जो है वो ज्वाइन किया था। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब छोड़ा था? कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को अपनी वफात के टाइम पे छोड़ा था। ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है। बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट बिटवीन मुगल एम्परर शाह मोहम्मद शाह एंड, ओ खुदा दे बंदे की सवाल दे चले। 19 सॉरी नादिर शाह और इसके दरमियान में हुई थी, लेकिन ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे जो है वो ये हुई थी। ये कौन से साल में हुई थी? नादिर शाह ने हिंदुस्तान में हमला कब किया था? 1739 में, 1739 में जो है वो ये हमला किया था। और नादिर शाह आया कहां से था? नादिर शाह ईरान से आया था। ठीक है। नादिर शाह ईरान से आया था। और कोहिनूर हीरा भी साथ ले गया था। ये जो करनाल है बेटा, ये हिंदुस्तान की कौन सी रियासत में आती है करनाल? करनाल आती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा में। सिर्फ एक मिनट रुक जाए, मैं एक चीज कंफर्म कर लूं। ये शायद वो क्या कहते हैं जिया बेटा, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है यही यही था वहां का बादशाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। जी, लियाकत अली खान यहीं पर ही पैदा हुए थे। उसके बाद आगे आ जाता है, हाउ मैनी टाइम्स फ्रांस हैज वन द फीफा वर्ल्ड कप? फ्रांस ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप कितनी दफा जीता है? फ्रांस ने 2 मरतबा, 2 मरतबा जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और अभी मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड चैंपियन कौन सा है?
मोस्ट रीसेंट वर्ल्ड चैंपियन जो है वो अर्जेंटाइन है। ठीक है, अर्जेंटाइन जो है वो मोस्ट रीसेंट वो है इसका चैंपियन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? फीफा का हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिक के अंदर। ज्यूरिक, ज्यूरिक के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और ज्यूरिक किस मुल्क के अंदर आता है? ज्यूरिक किस मुल्क के अंदर आता है? ज्यूरिक आता है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो ज्यूरिक आता है। और सबसे ज्यादा दफा फीफा वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता है? सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है। सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप कौन से बड़े आजम में जो है वो मौजूद है? सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप कौन से बड़े आजम में मौजूद है? सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 41 पे, द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन। ठीक है, द वार्मेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? वार्मेस्ट ओशियन, सबसे ज्यादा गर्म पानी का समंदर किसको कहा जाता है? दैट्स इन इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन इज गर्म पानी का समंदर। और उसके बाद वो कौन सा समंदर है जो बड़ी तेजी से श्रिंक कर रहा है, मतलब जिसका साइज जो है वो कम हो रहा है? दैट इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का साइज कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और अटलांटिक ओशियन बड़ा होता जा रहा है। जिस बैटल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेटा सरिया। और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत इख्तियार की, उसको क्या बोला जाता है? उसको गजवा बोला जाता है। 44 पे आ जाए। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? नेटो जिसको बोला जाता है, नेटो जो है कौन से साल में जो है वो बनाई गई थी? तो ये 1949 में जो है वो बनाई गई थी। अब आप मुझे ये बताएं कि नेटो के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? नेटो के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? उनका ताल्लुक है हॉलैंड से। ठीक है, उनका ताल्लुक है हॉलैंड, जिसका कैपिटल है एम्स्टरडेम। मार्क रत्ते, रत्ते वो सराइकी जुबान में बोलते होते हैं, रत्ते रंग, रत्ता रंग। तो रत्ते जो है, मार्क रत्ते जो है, वो बेसिकली यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं हॉलैंड इसके। एंड नेटो के, नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेटो का हेडक्वार्टर है बेटा ब्रसेल्स के अंदर, ब्रसेल्स में। ठीक है, जो कि बेल्जियम का भी हेडक्वार्टर है। और नेटो के मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है? मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो वो है आपके 32। मोस्ट रिसेंट मेंबर कौन सा है? मोस्ट रिसेंट कंट्री स्वीडन है। जब ये 1949 में बनी थी तो इसके टोटल कंट्रीज की तादाद कितनी थी? इस वक्त इसके कंट्रीज की तादाद थी 12। 12, और आज इसकी कंट्रीज की तादाद है 32। अब मुझे एक बात बताएं, ये जिस तरह मैंने आपसे पूछा है कि इसके नेटो के कंट्रीज की तादाद क्या थी, ये एमसीक्यूज आपको शायद किसी बुक में मिले या बहुत कम बुक्स में आपको ये मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर जो आजकल आप लोगों से सवाल पूछ रहा है वो इसी तरह से पूछ रहा है कि आपको ट्रेडिशनल एमसीक्यूज के इर्द गिर्द थोड़ा सा हटा के
आपसे जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है। अब दूसरी बात ये, यहाँ पर जो चीजें मैंने आपसे थोड़ी सी पूछी एक्स्ट्रा, वो सारी की सारी रेलेवेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको खुद भी पता चल रहा है कि हमें पता होनी चाहिए। तो आप जब भी एमसीक्यूज तैयार करें तो आपने भी इसी तरीके से करना है कि आपने हर एमसीक्यूज के आगे पीछे थोड़ा बहुत पढ़ना है। बेशक आप दो तीन चीजें पढ़ लें, फिर दोबारा से अगला एमसीक्यूज वो दोबारा कभी आएगा तो दो तीन चीजें और ऐड कर लें। एक ही दफा में सारी नहीं याद हो रही तो तीन चार पॉइंट्स आप इसमें ऐड करते जाए। इस तरीके से आपकी जो है वो तैयारी बेहतर होती जाएगी। उसके बाद आगे आ जाता है जौहर टाउन ब्लास्ट, जो है वो लाहौर में हुआ था, वो किससे रिलेटेड था? वो था बेटा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और हाफिज सईद दोनों से रिलेटेड था। ये तो ठीक है, ये हुआ कौन से साल में था? कौन से साल में ये जो है वो ब्लास्ट हुआ था? ये 2021 में हुआ था। ठीक है, 2021 में हुआ था। उसके बाद आगे मूव करते हैं। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट। हेडर में। हेडर में जो है वो वैसे नॉर्मली फुटर में आपको नजर आता है पेज नंबर। तो नन ऑफ दीज भी इसका हो सकता है। सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हेडर और फुटर दोनों में आ सकता है। अगर फुटर नहीं लिखा तो फिर नन ऑफ दीज में भी आप कुछ लोग फुटर समझ के नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन। म्यांमार जो है वो, उसने जो है वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस किससे ली थी? कौन से साल में ली थी? सॉरी, 1948 में इसने जो है वो इंडिपेंडेंस ली थी। इसका पुराना नाम था बर्मा। किस साल में इसका नाम बर्मा चेंज करके म्यांमार रखा गया था? इसका नाम 1989 में जो है वो तब्दील किया गया था। ठीक है, 1989 में। और इसको हिंदुस्तान से कब अलग किया गया था? ये हिंदुस्तान का भी हिस्सा था। इसको हिंदुस्तान से अंडर 1935 एक्ट 1937 में जो है वो इसको हिंदुस्तान से जो है वो अलग किया गया था। म्यांमार का कैपिटल कौन सा है? नेपेदा। टिटमादा किस मुल्क की आर्मी का नाम है? टिटमादा। टिटमादा जो है वो किसकी आर्मी का नाम है? क्या बेहुदा बेहुदा से नाम इनके हैं, बदनी। म्यांमार की आर्मी का जो है वो नाम है। म्यांमार आर्मी ने किस साल मार्शल लॉ जो है वो लगाया है? किस साल जो है वो मार्शल लॉ लगाया था उन्होंने? शाबाश बेटे। 2022 में या 23 में? ये इन्होंने लगाया था 2021 में। 2021 में जो है वो इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। तो बच्चे इसको हम यहीं पे रोकते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो हाथ ऊपर कर दें। और ये तरीकाकार जो है वो जनरल नॉलेज का हमने टॉपिक्स तो कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल में इस तरीके से ज्यादा रिवीजन करें तो ज्यादा फायदा होगा। ये पेपर अब आप लोगों ने पूरा करके मुझे
सेंड करना है। ये पेपर आपको फिंगर टिप्स पे तैयार होना चाहिए। रैंडमली किसी, आज तो आपने पूरा करके मुझे इसके आंसर सेंड करने हैं, लेकिन वीकेंड पे किसी दिन भी, या मैं या आगे जाकर रैंडमली मैं ये पेपर निकलवा के या कोई और पेपर निकलवा के आपसे सॉल्व करवाऊंगा, और उसमें अगर आप लोगों की गलती हुई तो फिर आप लोगों के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें। ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, फिर आप लोग उसको देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।